हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं संसद के कार्य के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की तरफ, विधि निर्माण। क्या कार्य के बारे में बात करेंगे आज हम? विधि निर्माण के बारे में। विधि निर्माण, वैधीकरण, सामाजिक परियोजना, किस तरीके से ये कार्य संसद के द्वारा निभाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? विधि निर्माण, विकास, सामाजिक परियोजना तथा उनका वैधीकरण। भारतीय संविधान के अधीन स्तर, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अधीन रहते हुए ही, पहले भी मैंने आपको हर ये बात बताई है कि जो भी विधि निर्माण होगा, जो भी कार्य किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, वो संविधान के अधीन रहते हुए ही किया जाएगा। जो भी कानून का निर्माण करेगा वो सब संविधान के अधीन रहते हुए ही करेंगे। घर में क्या होता है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो किसके अधीन रहते हुए करते हैं? आप अपने पेरेंट्स के अधीन रहते हुए ही करते हैं ना, पहले जब बच्चे होते हैं। जब आप बड़े भी होते हैं तब भी पूछते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए। बेशक आप बालिग हैं, परंतु आपके पेरेंट्स को, आपके बड़ों को आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधियों का निर्माण करना ये जो संसद है हमारी, इसका परंपरागत कार्य है। हमारी संसद अर्थात विधानमंडल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आज़ादी से पहले जो मैंने एक्ट्स पढ़ाए हैं उसमें केंद्र की संसद को विधानमंडल कहा जाता था। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो विधि निर्माण की सर्वोत्कृष्ट निकाय है राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात केंद्र के स्तर पर, वो कौन है? हमारी संसद, या आप कह सकते हैं हमारा विधानमंडल है। तो हमारे विधानमंडल के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है और ये इसका परंपरागत कार्य है। परंपरागत से तात्पर्य जो पहले से ही चला आ रहा हो, जब से इसकी शुरुआत हुई है संसद की। ठीक है। आप कहते हैं ना, घर पे भी आप कुछ रिचुअल्स, परंपराएं फॉलो करते हैं कि हमारे परंपरागत चीज़ है। तो परंपरागत क्या? शुरू से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये परंपरागत रूप से जब से इसकी शुरुआत हुई है, परंपरागत रूप से इसका महत्वपूर्ण कार्य किसका? संसद का यही रहा है। क्या? विधि निर्माण करना। ठीक है। विधान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके सामाजिक परिणाम होते हैं। विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी खतरों से रक्षा के लिए तथा कुशल व मजबूत शासन प्रशासन व्यवस्था ही सुनिश्चित करने के लिए नहीं होते। ये जो सिर्फ कानून बनाए जाते हैं, इनका तात्पर्य ये नहीं होता कि ये सिर्फ कुशल शासन प्रशासन हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो। ये होता है, सिर्फ ये नहीं होता। बात यहाँ क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, दोबारा पढ़िए। विधान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? उसके सामाजिक परिणाम। पहली बात तो ये लाइन क्लियर कीजिए, यानी कि जो भी विधि निर्माण किया जा रहा है उस विधि के इम्पैक्ट समाज पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि विधि निर्माण समाज के लिए, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए तो किया जाता है ना। तो उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले इस बात की जांच की जाती है कि अगर हम कोई विधि निर्माण कर रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, कोई लॉ ला रहे हैं, तो उसका हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे, कितने स्तर पर पड़ेंगे, उनको किस तरीके से कम करना चाहिए। ये सारी बातें सर्वप्रथम देखी जाती है कोई भी विधि बनाने से पहले। विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, देखिए क्या कह रहे हैं, विधि अर्थात कानून, विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश के अंदर की सुरक्षा, देश के बाहर की सुरक्षा अर्थात विदेशी लोगों से सुरक्षा, विदेशी पड़ोसियों से सुरक्षा, आप विदेशी देशों से सुरक्षा, विदेशी देशी, आप पता है ना। तो देश के अंदर की जो सुरक्षा होती है वो होती है आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा, अब आप कहेंगे आंतरिक क्या डर होता है? आप देखते हैं समय समय पर आपस में ही उपद्रव होते रहते हैं। आपने दिल्ली में दंगे देखे थे, देखते हैं ना। तो आंतरिक
उपद्रव और साथ ही साथ जो विदेशों से या फिर हमारे पड़ोसी देशों से सुरक्षा हो उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी खतरों, विदेशी कौन होंगे, बाहर के देश, पड़ोसी देश, जो भी आप कहना चाहें, तो आंतरिक खतरों तथा विदेशी खतरों से रक्षा के लिए कुशल व मजबूत शासन प्रशासन व्यवस्था ही सुनिश्चित करना उद्देश्य नहीं है सिर्फ विधि निर्माण का। क्या और उद्देश्य है साथ में, यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। ये जो हमारी विधि निर्माण की जाती है या कानून बनाए जाते हैं, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनका कार्य ये है कि या तो विदेशी जो पड़ोसी हैं, विदेशी हैं, बाहर के देश हैं, उनसे सुरक्षा प्राप्त करना या फिर अपनी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना या फिर शांति व्यवस्था बनाए रखना, सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जो विधि निर्माण की जाती है इसके सामाजिक सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं। सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक्स दोनों ही, इकोनॉमिकली भी इफेक्ट करती हैं चीज़ें और सोशली भी इफेक्ट करती हैं। दोनों स्तर पर भी बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर कुछ लॉ लाया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है, तो सभी स्तर देखकर बनाए जाते हैं, चाहे वो शांति व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेशों से सुरक्षा का हो, विदेशी सुरक्षा हो, पड़ोसी देशों से सुरक्षा हो, या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो। ये सारी ही बातें देखकर एक कानून का निर्माण किया जाता है। वह विधान जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन लाना हो उनको सामाजिक विधान कहा जाता है। क्या कहा गया है, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल जीएसटी लाया गया था ना, तो आप कह सकते हैं आर्थिक विकास के तहत ये लाया गया था। और जब ये लाया गया होगा इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम होगा, इसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे कि आसानी से चीज़ें चल सके और लोगों को आसानी से इसकी प्रक्रिया समझ में आ सके कि जीएसटी क्या है। अपने स्तर पर चीज़ें वो आसान बनाने का कार्य करते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। फिर भी आपको पता ही है, कोई चीज़ जब नई आती है तो उसके थोड़े बहुत तो इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। समय रहते रहते ही उसमें अपने आप को ढाला जाता है ना। चाहे आप नया घर ले लीजिए, नई जगह घूमने जाइए या फिर नए कपड़े खरीदिए, चीज़ें तो उसके साथ आपको ढलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो जो परिवर्तन किया गया है वो अच्छा नहीं है, परंतु शुरू में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो उसको लागू करने के बाद ही नज़र आती हैं, तो उन पर भी काम किया जाता है। तो ये नहीं है कि कमियों के डर से हम परिवर्तन ही ना करें। बिल्कुल कमी होगी, नज़र आएगी तो उसको जो कमी है उसको समाप्त भी करेंगे, उसका हल भी निकालेंगे समस्या का। परंतु परिवर्तन ही नहीं करना, पुराने ढर्रे पे ही चले जाना, रिजिड चीज़ें रखना। समय के साथ तो परिवर्तन ज़रूरी है ना, हम में, आप में, हमारी सोच में, हमारे तौर तरीके में, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। तो हमारे कानूनों में भी समय समय पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि समय समय पर उनको देखा जाए कि ये वर्तमान समय के हिसाब से ठीक हैं या नहीं, इनमें कुछ जोड़ना है या फिर इनमें ऐसी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिनको दूर करना है। तो यही कहा गया है कि वह विधान जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास आप कह सकते हैं जीएसटी ला गया, सामाजिक परिवर्तन जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ था ना, ये भी समाज पे ही तो इम्पैक्ट था, बेशक औरतों से संबंधित था परंतु सोशल इशू था। तो इसी तरीके के मुद्दे यानी कि आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन लाना हो उनको सामाजिक विधान कहा जाता है। सामाजिक विधान ही विधि निर्माण का प्रमुख क्षेत्र है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधि निर्माण का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो सामाजिक क्या है, सामाजिक विधान। क्योंकि आप किसी भी तरीके का विधान ले आइए, किसी भी तरीके का कानून ले आइए, उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, आपस में मिलकर एक समाज बनता है। तो कोई भी रूल्स रेगुलेशन लाया जाता है वो समाज के लिए लाया जाता है। सामाजिक इम्पैक्ट उसके पड़ते हैं। सामाजिक इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव होते हैं, याद रखिएगा। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन को मजबूत रूप देने हेतु वर्तमान संस्थाओं के पुनर्गठन,
यानी कि जो संस्थाएं पुराने समय से चल रही हैं उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत, उनमें पुनर्गठन की, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको दूर किया जाए, या फिर और उनको कोई अधिकार देने हैं, या फिर उनको कुछ नए तरीके से कार्य किया जाए। मैंने आपसे यही कहा ना कि समय के साथ परिवर्तन मांग होती है, ठीक है ना। समय के हिसाब से ढाला जाता है चीज़ों को, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे रेगुलेशन हो, जो भी हो, समय के हिसाब से ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन को मजबूत रूप देने के लिए वर्तमान संस्थाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। जो भी संस्थाएं, आप एग्जाम्पल देके अगर समझना चाहें तो आप नीति आयोग देख सकते हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग में क्या होता था, चीज़ें ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आती थी, और नीति आयोग के मैं सिर्फ छोटे मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ आपको, ठीक है। योजना आयोग में चीज़ें ऊपर से शुरू होती थी तब नीचे तक आती थी, और नीति आयोग का निर्माण किस लिए किया गया, ये कहा गया कि वर्तमान समय की आवश्यकता ये है कि चीज़ें निचले स्तर तक शुरू होकर ऊपर तक आएं, ठीक है। तो ये आप मेन डिफरेंस देख सकते हैं, और उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है। तो वर्तमान संस्थाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी तथा सभी शक्तियों और ग्रुपों के परस्पर विरोधी हितों के बीच भी नए तरीके से सामंजस्य संतुलन बनाना होगा। आप जानते हैं हमारे देश में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, विभिन्न संगठन हैं, समाज हैं, विभिन्न पार्टियां हैं, अलग अलग मत के लोग हैं। तो क्या होगा, उनमें भी अब नए तरीके से सामंजस्य बैठाना होगा, उनका जो संतुलन है वो नए तरीके से बनाना होगा समय के हिसाब से। यह कार्य संसद ही विधानों का निर्माण करके कर सकती है, और इस कार्य को कौन कर सकता है विधि निर्माण के द्वारा, हमारी संसद ही कर सकती है, क्योंकि उन्हीं के पास ये पावर है, ठीक है। संसद के द्वारा संविधान के आरंभ से ही, यानी कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से ही संसद के द्वारा संविधान के आरंभ से ही समाज के सुधार के लिए समय समय पर नियम बनाए गए हैं। आप देखते हैं समय समय पर, आप शुरू से अब तक आप देखेंगे समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अर्थात संविधान में भी संशोधन होते रहे हैं, कुछ नियम बनते रहे हैं, कुछ नई संस्थाएं बनती रही हैं, और साथ ही साथ पुरानी संस्थाओं का अपग्रेडेशन करते चले गए हैं। आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग की जगह ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जिनका अपग्रेडेशन करता समाज चला आ रहा है, यानी कि समाज अर्थात, क्योंकि देखिए हमने ही तो वोट दिया है। अब आप ये बात मत भूलिएगा, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि होते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रतिनिधि हमारे हैं, तो यानी कि हमारे द्वारा ही वो चीज़ें की जा रही हैं। हम भारत के लोग, हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसी पर बात करते हैं जो बात कर रहे हैं। संसद के द्वारा संविधान के आरंभ से ही समाज के सुधार के लिए समय समय पर कार्य किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। इन विधानों से समाज के पिछड़े वर्गों या परंपरागत रूप से अपेक्षित, आप देखते हैं जो हमारे यहाँ पर पिछड़े वर्ग है, SC ST कास्ट है, और परंपरागत रूप से पिछड़े, यानी कि शुरू से ही जिनको पिछड़ी रूप में देखा जाता है, जिनकी को आप कहते हैं ना, कभी कभी आप आज भी इतनी तरक्की के बाद भी आप कई बार देख सकते हैं बहुत निचले स्तर पर जाकर कि कुछ लोग उपेक्षा का शिकार रहते हैं, कोई उनको पास बैठाना तक भी पसंद नहीं करता। और लोग तो छोड़िए, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तब वो उनको अपने सर का बोझ लगने लगते हैं। आप देखते हैं कई बार बहुत सारे केस होते हैं कि मम्मी पापा को ही घर से निकाल दिया बच्चों ने। तो इस तरीके के लोगों के लिए, समाज के लिए हमारी संसद समय समय पर कार्य करती रही है, ताकि वो लोग भी अच्छे से जीवन जी सकें, और जो पिछड़े लोग हैं या उपेक्षा के शिकार हैं उनको भी अच्छे स्तर तक लाया जा सके, ऊंचे स्तर तक लाया जा सके। तो ये काम करता कौन है? संसद ही करती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाकर समय समय पर। तो पिछड़े वर्गों या परंपरागत रूप से अपेक्षा दुर्व्यवहार के शिकार वर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, आप देखते हैं वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन है, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन है। आरक्षण
न्यूनतम मजदूरी की इतनी मजदूरी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के रूप में विशेष प्रावधान किए जाते हैं। जो आप प्रावधान देखते हैं समय समय पर किए जाते हैं, पेंशन के, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, आरक्षण, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही है सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाए जाते हैं और इनमें समय समय पर अपग्रेडेशन भी किया जाता है, उनको अपग्रेड किया जाता है, उनका अपग्रेडेशन किया जाता है। ठीक है, समय के हिसाब से हर चीज़ को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आप भी हैं, आपको अपने आप को भी समय के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे, रिजिड रहेंगे तो फिर तरक्की कैसे कर पाएंगे? विधि निर्माण में संसद की अहम भूमिका रहती है। पुनरीक्षण, निरीक्षण, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा देखना या फिर पहली बार में उसका निरीक्षण करना, उस पर चर्चा करना, वाद विवाद करना, इसके द्वारा ये और भी अहम हो जाता है। जो विधि निर्माण किया जा रहा है या हो रहा है, वो जब किया जाता है एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा बोल दिया और काम हो गया, नहीं, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उस प्रक्रिया के तहत ही कोई कानून, कोई विधि का निर्माण किया जाता है और वो प्रक्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं, जिसमें चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण, ये सारी चीज़ें होते हैं। इस माध्यम से ये और भी अहम हो जाता है। ठीक है ना। संसद में विधि निर्माण की पहल भी, अब आप यहाँ तक हमने ये बात करी कि विधि निर्माण कौन करता है? संसद करती है, हमने देख लिया, बिल्कुल संसद करती है। परंतु रियलिटी में विधि निर्माण किसके द्वारा सर्वप्रथम तौर पर कहा जाता है ये चीज़ बनाइए या ये कानून लाइए, और रियलिटी में किसके हाथ से, किसके द्वारा चीज़ें लाई जाती है, करी जाती हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है, विधि निर्माण का कार्य संसद करती है, परंतु ये भी तो पता होना चाहिए कि रियलिटी में किस तरीके से शासन व्यवस्था चलती है, किस तरीके से प्रक्रिया होती है विधि निर्माण की, और कौन लाता है कि ये चीज़ बनानी है, ये कानून बनाने हैं। अब संसद के पास तो इतना समय नहीं है या ऐसे सोर्सेज नहीं है, तो कौन लाता है कि किस पर विधि निर्माण होना चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए? आप बात करेंगे उसके बारे में। संसद में विधि निर्माण की पहल भी ज़्यादातर कार्यपालिका व प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। जो हमारी कार्यपालिका है, जो विधियों को लागू करती है, उसके द्वारा, और साथ ही साथ जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, आप देखते हैं ये ऑफिसर होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस, ये सब क्या होता है, ये लोगों तक जुड़े हुए होते हैं, इनको रियलिटी में पता होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो निचले स्तर पर काम करने का है, उस विधि पर किस तरीके से लागू करना है, कैसे लागू करना है, पूरे देश में किस तरीके से चीज़ें पहुँचानी है, सारा कार्य कौन करता है? ये प्रशासन तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से चीज़ों को लागू करना है, किस क्षेत्र में क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियां हैं। क्योंकि देखिए, कमियां के साथ साथ कुछ खूबियां भी तो होती हैं। तो ये सारी बातें किसको अच्छे से पता होंगी? ये बातें पता होंगी प्रशासन तंत्र को और कार्यपालिका को, क्योंकि वो लागू करती है। तो यही कहा गया है, संसद में विधि निर्माण की पहल ज़्यादातर, ये कहा गया है, ऐसा नहीं है हमेशा ही, परंतु ज़्यादातर, ऐसा नहीं कहा गया है, इसमें क्लियर रखिएगा, सिर्फ ज़्यादातर कहा गया है। क्योंकि सांसद भी जागरूक होते हैं, अपने क्षेत्र से होते हैं, तो वो बिल्कुल कोई बात रख सकते हैं, कोई वो बिल्कुल कह सकते हैं कि इस चीज़ पर विधि बनाइए, इसमें संशोधन कीजिए, इसका निरीक्षण कीजिए। क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र की या देश की नॉलेज रखते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, चीज़ें उनको पता होती है क्या होना है। तो परंतु बात क्या की जा रही है, ज़्यादातर जो है विधि निर्माण का प्रस्ताव वो कार्यपालिका और प्रशासन तंत्र के द्वारा ही रखा जाता है। विधायी प्रस्ताव का अर्थ, यानी कि विधायी प्रस्ताव का अर्थ क्या है? विभिन्न स्पर्धी दावों तथा आधारों में सामंजस्य बैठाना। यानी कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं, आपको पता है एक तो कितनी सारी पार्टीज़ हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मत हैं, है ना। अब कोई कानून बनाना है तो सबकी, एक कानून को लेकर सबके अलग अलग विचार होंगे, उस पर सबकी अलग अलग राय होगी, सबका अपन अलग अलग सोचना होगा। ठीक है ना। अब ऐसे तो कानून बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, सब अपनी अपनी गाएंगे। तो क्या कार्य होता है विधायी प्रस्ताव का कि ये जो सारी बातें हैं, इनको सुनकर, विचार विमर्श कर वाद विवाद कर एक सही निष्कर्ष निकाल कर, कंक्लूज़न निकाला जाए, सही निष्कर्ष निकाला जाए, उसको कंक्लूड किया जाए और फिर एक बेहतर विधि का निर्माण किया जाए।
ठीक है। तो विधायी प्रस्ताव का अर्थ है विभिन्न स्पर्धी दावों तथा आधारों में सामंजस्य बैठाना, यानी कि तकनीकी रूप से तैयार। अब तकनीकी रूप भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी का कोई मत है, विचार है, सबने अपनी बातें रख दी, जिस जिसके दिमाग में कोई बातें आई। अब हम उसका निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? निष्कर्ष हम जब निकाल सकते हैं जब हमारे पास तकनीकी बातें हों, उससे संबंधित कुछ आंकड़े हों, तब हम उनको रियलिटी दिखाएंगे कि ये देखिए ये चीज़ इस तरीके से है और हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं, हमारे पास आंकड़े हैं। तो तभी तो आपस में सामंजस्य बैठेगा, तभी तो सब कहेंगे हाँ ये चीज़ ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। जब आप आंकड़े हैं, चीज़ें हैं, तब आपस में सामंजस्य बैठता है और फिर विधि निर्माण होता है। तो तकनीकी रूप से कार्य किया जाता है। अब ये आंकड़े जुटाने का काम तो संसद नहीं करती, कौन करता है? ये हमारे प्रशासन तंत्र के द्वारा ही किया जाता है, ये कार्य भी, है ना। तो अब देखिए, यह कार्य संसद द्वारा किया जाना कठिन होता है, क्योंकि आंकड़े, तकनीकी सामग्री, विशेषज्ञता, प्रशासनिक अनुभव आदि के लिए महत्वपूर्ण साधन कार्यपालिका को ही उपलब्ध हैं। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका का कार्य है विधियों को लागू करना, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। तो ये साधन किसके पास होंगे? आंकड़ों से संबंधित तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव, इस विशेषज्ञता किसके पास होगी? कार्यपालिका के पास होगी। तो यही कहा गया है कि जो विधि निर्माण में ये आंकड़े होते हैं, सामंजस्य बैठाया जाता है, इसमें कार्यपालिका का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि तकनीकी, आंकड़े, ज्ञान, विशेषज्ञता सब चीज़ें जो उपलब्ध हैं वो कार्यपालिका के पास है। विधेयकों, नियमों तथा विनियमों इत्यादि पर संसद सिर्फ विचार, छानबीन कर उन पर अपनी सहमति देकर उनको वैध रूप प्रदान करती है। अब यहाँ क्या कहा गया है? जो भी विचार है, विधि निर्माण किया जा रहा है, जो भी होना है, उन पर क्या होता है? संसद अपने विचार रखती है, उनकी छानबीन करती है और छानबीन के बाद उनको वैध रूप प्रदान करती है, सिर्फ अपनी मोहर लगाकर। ठीक है ना। कोई भी एक पेपर हो, वो प्लेन पेपर है, परंतु अगर कोई गवर्नमेंट स्टाम्प लग जाए उन पर, एक गवर्नमेंट मोहर लग जाए, एक ठप्पा लग जाए, तो क्या हो जाता है? वो सरकारी कागज़ हो जाता है। परंतु कागज़ तो सारे एक ही जैसे होते हैं। सरकारी कागज़ और प्लेन पेपर में, यानी कि जो सिंपल पेपर है और सरकारी पेपर है, क्या डिफरेंस होता है उस पर? एक मोहर, एक स्टाम्प का ही तो डिफरेंस होता है। जब उस पर वो मोहर और वो स्टाम्प लग जाती है तो उसको वैध रूप मिल जाता है। अब आप उसे कह सकते हैं ये गवर्नमेंट पेपर है, वरना आप सिंपल पेपर कोई भी ले लीजिए, आप कहेंगे गवर्नमेंट पेपर है। तो यही बात कही गई है कि संसद का मात्र इतना कार्य है कि वो किसी विधि पर, बात पर, प्रस्ताव पर चर्चा, परिचर्चा करती है, उसकी छानबीन करती है और उसके बाद अपनी मोहर लगाकर उसको वैध रूप प्रदान करती है। संसद की भूमिका विधि निर्माण की ना होकर वैधीकरण की है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक बात कही थी कि संसद का कार्य वैधीकरण, उस समय समझ में नहीं आया होगा, अब आया आपको वैधीकरण, यानी कि उसने वैध रूप प्रदान कर दिया अब उस कानून को लागू करने के लिए, कि आप अब कानून बन तो गया, कानून बन गया तो उस पर मोहर लगनी भी, तो स्टाम्प लगनी तो ज़रूरी है। हमने उस कोई भी पेपर है उसमें कितनी भी बातें लिख दी, जब तक उस पर अनुमति नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक वो आगे कैसे लागू की जा सकती है। तो यही बात है, संसद का कार्य विधि निर्माण का ना होकर कानून को, विधियों को सिर्फ वैधी रूप देना, यानी कि स्टाम्प लगाकर वैधी रूप देने का है कि ठीक है हमने इसको स्वीकार कर लिया, अब आप इसको लागू कीजिए। देश के स्तर पर, राज्यों में, देश में, जिस स्तर पर भी लागू करना है, किस तरीके से लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये सारा कार्य कौन देखता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका के तहत भी प्रशासनिक तंत्र, ऑफिसर्स, यूपीएससी के लोक सेवक होते हैं, ये सारे कार्य वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।